प्लैनेट स्टार्स जिनकी हम खोज कर रहे हैं वो हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। जिन तक पहुंचने में हमें सालों लग जाएंगे। उसके बावजूद उन प्लैनेट्स पर बिना जाए भी हम आखिर कैसे पता कर लेते हैं कि वो प्लैनेट्स किस धातु से बने हैं, उन प्लैनेट्स पर मौजूद एटमॉस्फेयर कैसा है, या फिर उन प्लैनेट्स पर मौजूद पानी के बारे में। इसका जवाब है रोशनी, जो कि ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। ब्रह्मांड की उम्र रोशनी से लिखी गई है। कुदरत की खूबसूरती, तारों के अंदर मौजूद पदार्थ और स्पेस और टाइम के नियम, ये सब शुरू से ही मौजूद रहे हैं, मगर हमें कभी नजर नहीं आए जब तक कि हमने इन्हें देखने का और भी ताकतवर तरीका नहीं खोज निकाला। कई वैज्ञानिकों, फिलोसोफर्स की मदद से हम रोशनी में छुपे कई राज तलाशने के और करीब आए। चीन में 2000 साल से भी पहले मुझे नाम के फिलोसोफर ने पता करा था कि रोशनी की मदद से बंद कमरे के अंदर तस्वीर बनाई जा सकती है। वो दुनिया का सबसे पहला कैमरा था जिसे नाम दिया गया कैमरा ऑब्सक्यूरा। रोशनी की इस अजीबोगरीब खासियत का इस्तेमाल करके मुझे ने हर तरह के अंधेरे को दूर करने की कोशिश की। प्राचीन चीन और ग्रीस के लोगों ने ये पता करा था कि रोशनी बेहद सारे कमाल दिखाती है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्यों। आखिर रोशनी में ऐसा क्या था जिससे से वो इतने सारे कमाल दिखाती है, जैसे कि इंद्रधनुष। सर आइजैक न्यूटन का रोशनी से बेहद लगाव था। जब न्यूटन 20 साल के थे तभी वो इंद्रधनुष के राज को हल करने वाले पहले इंसान बन गए थे। न्यूटन ने पता करा था सूर्य की रोशनी यानी कि सफेद रोशनी में इंद्रधनुष के सभी रंग मिले होते हैं। यह एक बेहद बड़ी खोज थी। उन्होंने इन रंगों के दिखने को स्पेक्ट्रम नाम दिया था। उसके बाद विलियम हर्शल ने इन रंगों में सबसे नीचे एक और रोशनी की खोज की, इंफ्रारेड रोशनी, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी स्किन इसकी गर्मी महसूस कर लेती है। ये वाकई बड़ी खोज थी, मगर रोशनी के अंदर इससे भी बड़े राज छुपे हुए थे। विलियम हर्शल जिस वक्त इंफ्रारेड रोशनी पर काम कर रहे थे, उस वक्त जोसेफ फ्रॉनहोफर नाम का लड़का शीशे बनाने की फैक्ट्री में बेहद बुरी हालत में काम कर रहा था। उस कंपनी का मालिक दिन में जोसेफ से शीशे बनवाता और रात में घर के काम करवाता। एक दिन भूकंप की वजह से वो फैक्ट्री गिर गई और उस वक्त एक नौजवान मैक्सिमिलियन, जो जल्दी बवेरिया का राजा होने वाला था, तुरंत ही हादसे की जगह पहुंचा और फिर उसकी नजर जोसेफ पर पड़ी। मैक्सिमिलियन ने उस बच्चे को अपनी पनाह में लिया और साथ ही जोसेफ को एक ऑप्टिकल इंस्टीट्यूट में काम दिला दिया। इस छोटी सी मदद ने बहुत बड़ा काम किया। 27 साल की उम्र तक जोसेफ फ्रॉनहोफर मशहूर डिजाइनर बन चुका था। हाई क्वालिटी लेंसेज, टेलीस्कोप्स और दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हवा, पानी, पत्थर के मॉलिक्यूल्स। साउंड वेव वैक्यूम में नहीं चल सकती। इसके विपरीत लाइट वेव्स, जो कि साउंड वेव्स से छोटी होती है, वो अपने आप चलती है। वो खाली स्पेस में भी चलती है और वो भी काफी तेजी से। साउंड वेव जितनी लंबी होगी आवाज भी उतनी तेज होगी, और साउंड वेव जितनी छोटी होगी आवाज भी उतनी पतली हो जाएगी। जिस तरह साउंड वेव की लंबाई से पता चलता है कि आवाज कितनी ऊंची होगी, उसी तरह लाइट के वेवलेंथ से तय होता है कि हमें कौन सा रंग दिखाई देगा। लेकिन प्रिज्म कैसे सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से फैला देता है। जब लाइट हवा या स्पेस से गुजरती है तब उसमें मौजूद सारे रंग एक सी स्पीड में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कांच या किसी एंगल से टकराते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है और दिशा बदल जाती है। प्रिज्म के अंदर हर रंग अलग स्पीड से चलता है। रफ्तार में हुई इस फर्क से रंग अलग अलग चिटक जाते हैं और सारी लाइट वेव्स थोड़ी अलग होकर चलने लगती है। प्रिज्म इसी तरह से काम करता है। सर आइजैक न्यूटन बस यही तक रुक गए। जोसेफ फ्रॉनहोफर ने वो कर दिखाया जो न्यूटन नहीं कर पाए। इस वक्त आप एस्ट्रोफिजिक्स को देख रहे हैं। इन काली खड़ी लाइनों में लिखा हुआ है ब्रह्मांड का राज। फ्रॉनहोफर ने इन्हें देखा तो यही सोचा, ऐसा क्यों? ऐसा कोड जो किसी बाहरी ब्रह्मांड से हमारे पास आया है। इन काली खड़ी लाइनों में आखिर ऐसा कौन सा संदेश लिखा है? पृथ्वी और इस ब्रह्मांड में इतने विविधताओं से भरे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्यों हमें कोई चीज अलग अलग रंगों में दिखाई देती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज, जैसे कि ये नीला फूल, सूरज से आने वाली रोशनी में से सारे रंग सोख लेता है और बस नीला रंग वातावरण में छोड़ता है। और ब्रह्मांड का ये सीक्रेट मैसेज फ्रॉनहोफर की स्पेक्ट्रम में आखिर ये काली खड़ी लाइनें क्यों बनती है? ये तब बनती है जब उन रंगों की लाइट वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती है। ये समझने के लिए हमें बेहद छोटे लेवल पर एटम्स को समझना होगा। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पदार्थ, हर एक मटेरियल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और उसमें मौजूद एटम्स भी अलग अलग होते हैं।
यह है हाइड्रोजन का एटम। ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मिलता है और ये सबसे आसान भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को ही ले लीजिए। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी किसी एक ऑर्बिट में नहीं होता, एक ऑर्बिट में गायब होता है और दूसरे ऑर्बिट में नजर आता है। या ऐसा है कि जैसे आप लिफ्ट में तीसरी मंजिल से 5वीं मंजिल में चले जाए और बीच के मंजिल से गुजरे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कुछ तय आकार के ऑर्बिट में ही घूमते हैं जो हर पदार्थ के एटम्स में अलग अलग होता है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। उस पर ग्रेविटी या और कोई दूसरे फोर्स से उसके ऑर्बिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऑर्बिट में फर्क तब पड़ता है जब वो लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लाइट वेव्स सोख लेता है तब वो ऊंची वाली ऑर्बिट में घूमने लगता है और जब वो एनर्जी छोड़ता है तब वो नीचे वाली ऑर्बिट में घूमता है। जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ता है तब वो लो वेवलेंथ वाली एनर्जी छोड़ता है। सूर्य की सतह से सभी रंग की लाइट वेव्स निकलती है। अगर हम सूर्य की रोशनी को प्रिज्म से देखें तो हमें उसका स्पेक्ट्रम नजर आएगा। अगर हम जोसेफ फ्रॉनहोफर की तरह उस स्पेक्ट्रम को टेलीस्कोप के जरिए बड़ा करके देखें तो हमें एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डांस नजर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है और वो नीचे वाली ऑर्बिट में घूमने लगता है तो इसे से निकलने वाली लाइट वेव्स बिखर जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ता है तब वो लो वेवलेंथ वाली एनर्जी छोड़ता है जो कि हम तक नहीं पहुंच पाती। इससे से एक गैप पैदा होता है जिससे से स्पेक्ट्रम में काली लाइनें दिखाई देती है। स्पेक्ट्रम में बने इन्हीं काली लाइनों से पता चलता है कि यह हाइड्रोजन का पदार्थ है। हर एक पदार्थ का एटम स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरह की काली लाइनें बनाता है। सोडियम का एटम अलग ही तरह की परछाइयां बनाता है। उनकी इलेक्ट्रॉन अलग ही धुन पर नाचते हैं। हम जो नमक खाते हैं उसमें सोडियम और क्लोरीन के एटम्स होते हैं। नमक के एक दाने में 1 करोड़ अरब तक एटम्स हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का ये डांस चल रहा होता है। जब हम किसी तारे या फिर किसी प्लेनेट से गुजर कर आ रही रोशनी को स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं तब हमें उस तारे या प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद सारे पदार्थ, सारे एलिमेंट्स में मौजूद काली लाइनें नजर आ जाती है। इसी स्पेक्ट्रम की स्टडी करके वैज्ञानिक बता देते हैं कि वो प्लेनेट या स्टार पर कौन कौन से पदार्थ मौजूद है, साथ ही उस प्लेनेट पर मौजूद एटमॉस्फेयर के बारे में भी। फ्रॉनहोफर की इस खोज से पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पदार्थ का एटम रोशनी से गुजरने पर स्पेक्ट्रोस्कोप में अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसकी स्टडी करके हम बता सकते हैं कि ये कौन सा पदार्थ है। ये एक बेहद बड़ी खोज थी। जोसेफ फ्रॉनहोफर की स्पेक्ट्रल लाइन से साबित हुआ कि जो ब्रह्मांड नजर आ रहा है वो सारा एक ही पदार्थ से बना है। प्लैनेट्स, तारे, आकाशगंगाएं और खुद हम और ये सारी जिंदगी, सब में वही चीज है जो तारों में है। उनकी वजह से हमें पता चला कि दूसरी दुनियाओं का वातावरण कैसा है। स्पेक्ट्रल लाइन से न सिर्फ ये पता चलता है कि वो किससे से बनी है, बल्कि ये भी कि वो दूर जा रही है या हमारे पास आ रही है। स्पेक्ट्रल लाइन से ही पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। स्पेक्ट्रल लाइन से ही पता चला कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर जैसी भी कोई चीज मौजूद है। सर आइजैक न्यूटन, विलियम हर्शल, जोसेफ फ्रॉनहोफर, इन वैज्ञानिकों द्वारा ही हम रोशनी के इस रहस्य को समझने में कामयाब हुए। लेकिन रोशनी में और भी कई राज मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए और भी स्पेस वीडियोस के लिए। हैव अ ग्रेट डे और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।